गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम राजनीति में यानी लोकतांत्रिक राजनीति में पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी का आगे का भाग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। आज भी हम पढ़ेंगे श्रीलंका के ही बारे में। ये श्रीलंका का मैप है जो पेज नंबर 3 पर दिया है। भारत के दक्षिण में स्थित हमारा पड़ोसी देश। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। सबसे बड़ा समुदाय यहाँ पर कौन सा था? सिंहली। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और कानून के तहत एक कानून क्या बना कि तमिल भाषा जो बोली जाती थी उसकी जगह पर कौन सी राजभाषा कर दी गई? सिंहली। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। इस नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सबसे अधिक मत किसको दिया जाएगा? महत्व किसको दिया जाएगा? बौद्ध धर्म को। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। अब किस में बहस छिड़ गई इस बात को लेकर? तमिल नागरिकों में जो श्रीलंका में मौजूद थे। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान नहीं देती या समान नहीं समझती, राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते नजर आए। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। वो किस लिए किए? ताकि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन महसूस न हो। इन्होंने समझदारी से काम लिया। जहां एक और श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद के कारण क्या हुआ? एक गृह युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में कई लोग मारे गए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। 80 तक आते आते तो तमिलों में एक सरकार का गठन हुआ जिसको नाम दिया इलम। फिर टकराव इतना बढ़ गया कि युद्ध लड़ना पड़ा और फिर इसका प्रभाव उसके आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के रिकॉर्ड में भी जब सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि वहाँ के परिवारों को भागकर शरणार्थी बन गए। अलग अलग जगहों पर जाकर उन्हें रहना पड़ा। इसका अंत कब हुआ? 2009 में। अब ठीक इसके विपरीत जब हम देखते हैं बेल्जियम को, तो बेल्जियम में देखो समझदारी से काम लिया और अपने देश के नागरिकों के बारे में सबसे पहले उन्होंने सोचा। उन्होंने कुछ प्रावधान रखे अपने संविधान में कि दोनों भाषाओं के मंत्रियों में समानता रहेगी। कुछ कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई क्या होंगे? समुदाय बनाकर कार्य करेंगे। किसी प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी शक्तियाँ देश के 2 इलाकों क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन ही नहीं थी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसके प्रतिनिधि दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो कौन सी 2 भाषाएं थी? फ्रेंच और डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार करा और ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित हुआ। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि और इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या कार्य किए गए।